यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विकल्पी प्रश्न है, आनुवांशिक इकाई है गुणसूत्र, जीन प्रारूप, फेनोटाइप, जीन। तो देखिए जो आनुवांशिक इकाई होती है वह जीन होती है। जो गुणसूत्र हैं ये माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं। माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाते हैं। और आपको बता दें जो जीन है ये कहाँ पाया जाता है, जैसे केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर डीएनए होता है और डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए जीन आनुवांशिक इकाई है। और जो जीन प्रारूप है ये क्या है, जीनी संरचना होती है, जीनी संरचना होती है। मतलब क्या हुआ कि जो जीन प्रारूप होता है ये जीव की आनुवांशिक संरचना होती है, आनुवांशिक संरचना को व्यक्त करती है। जबकि जो फिनोटाइप है ये दृश्य रूप होता है, दृश्य रूप होता है। यानी जो जीव होता है वो जीव लक्षण जो बाहर से उसके लक्षण दिखते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है उसे ही फिनोटाइप कहा जाता है। फिर अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो पेनिसिलिन की खोज हुई थी वो कवक पर हुई थी। कौन से कवक? पेनिसिलियम नामक कवक पर पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और फिर अगला प्रश्न है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। देखिए पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ पूछा गया है तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा टमाटर। ये पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। आनुवांशिक रूपांतरित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलें थी, जीएम फसल थी। पहली कौन सी थी? टमाटर थी। और जब इसको मॉडिफाइड किया गया जीएम में तो उसका नाम आ गया फ्लेवर सेवर। जब मॉडिफाइड कर दिया गया तो उसको नाम क्या दिया गया? फ्लेवर सेवर टमाटर कहा गया। और आपको बता दें टमाटर की इस वैरायटी में फल पकने के बाद पिलपिले नहीं होते हैं, पकने के बाद में पिलपिले नहीं होते हैं, कड़े रहते हैं। फिर अगला है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया या क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? यह कह लीजिए गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय मत किसने दिया था? तो सटन बावेरी ने दिया था। यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब ये हुआ कि वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय मत दिया था। और आपको बता दें मेंडल जो इसमें से हैं, मेंडल आनुवांशिकता का नियम इन्होंने दिया था। आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने दिया था और 3 नियमों का प्रतिपादन किया था इन्होंने। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। 3 नियम दिए थे और 2 प्रयोग, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। और इनमें से कोई ना कोई परीक्षा में जरूर आएगा। फिर देखिए अगला है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। पुनरावृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कहा गया है तो अर्नेस्ट हेकल हैं। अर्नेस्ट हेकल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने कहा था प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने भ्रूण यानी एम्ब्रियो के विकास के लिए, भ्रूण डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो विकास में अपनी प्रजातियों के विकास के इतिहास को दोहराता है। ये पुनरावृत्ति सिद्धांत में था। प्रत्येक जीव अपने भ्रूण के विकास में अपनी प्रजातियों के विकास के इतिहास को दोहराता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर है। देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था, जब टमाटर को आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से बनाया गया यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था तो उसे फ्लेवर सेवर नाम दिया गया था। फ्लेवर सेवर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? देखिए जो आनुवांशिकी के जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जो मेंडल थे इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और जो कार्ल कोरेंस हैं इन्होंने
अपूर्ण प्रभाविता का नियम दिया था, जो गुलाबास के पौधे पर लाल और सफेद फूलों का क्रॉस करवाया था। और हुंगो ड्रिविन ने उत्परिवर्तनवाद दिया था, उत्परिवर्तनवाद। फिर अगला है सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है। तो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी को विषाणु या फिर वायरस को माना जाता है। वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। जबकि जो इसमें दूसरा ऑप्शन है युगलिना वाला, ये जंतु और पौधों के बीच की कड़ी है। जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कौन है? तो युगलिना होता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? तो विषाणु होता है। और इसमें जो पेरिपेटस है ये एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, पेरिपेटस। और जो लैटिमेरिया है ये एक तरीके की मछली है, दुर्लभ मछली है, यह दुर्लभ मछली प्रजाति है लैटिमेरिया। और यह मत्स्य और उभयचर के बीच की कड़ी है, उभयचर के बीच की कड़ी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। जो द्विनिषेचन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है, आवृत बीजी पौधों में होती है। जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जबकि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इसमें एकल निषेचन होता है, एकल। अगला क्वेश्चन है जैव प्रबलता का उदाहरण है। तो गोल्डन राइस जैव प्रबलता का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की खोज किसने की थी? देखिए निषेचन की जो खोज है स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। और इसमें जो नवासिन है इन्होंने द्विनिषेचन की खोज की थी। द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो नवासिन ने की थी, नवासिन। और स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। और जो ल्यूवेनहाक हैं इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी, बैक्टीरिया को खोजा था। और ओडोमीटर की भी खोज इन्होंने ही की थी। जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अवक्रिया का कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अवक्रिया का कार्य क्या है पूछा गया है। तो देखिए जो ट्रांसडक्शन है, इसमें ट्रांसडक्शन क्या है? किसी कोशिका में बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने की प्रक्रिया है। ट्रांसडक्शन क्या है? किसी कोशिका में बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने की प्रक्रिया ट्रांसडक्शन कहलाती है। तो ये ऑप्शन तो सही इसमें होगा नहीं। फिर अगला है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। फिर अगला है डीएनए वर्धीकरण। अब डीएनए वर्धीकरण क्या है? तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और यही जो पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया का कार्य कौन करेगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए वर्धीकरण वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बीटी इंगित करता है। बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है, बैसिलस थोरेंजिएसिस। यह जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, ये मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। और इससे ऐसी ट्रांसजेनिक फसलों का विकास किया गया है, ट्रांसजेनिक फसलों का विकास किया गया है जो कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी हैं, कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी हैं। यानी बीटी जो बैसिलस थोरेंजिएसिस है ये मृदा में पाया जाता है और इससे ऐसी ट्रांसजेनिक फसलें बनाई गई हैं जो कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, उनको मारती हैं। फिर अगला है निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसानों के द्वारा उगाई जाती है? यानी सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसमें से जो कपास है, बीटी कपास सबसे ज्यादा भारत में किसानों के द्वारा उगाई जाती है। इसके अलावा बीटी टमाटर भी है, बीटी टमाटर भी है, बीटी आलू भी है, बीटी सोयाबीन भी है, ये भी अब किसानों के द्वारा उगाई जा रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? देखिए क्वेश्चन आ गया है। तो अभी मैंने बताया था द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी, नवासिन ने। जबकि निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक का नाम बताइए। देखिए इसमें
आप लोगों को इसका आंसर बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कौन सा सही होगा। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें से बताइएगा कि कौन सा सही होगा, ये या ये। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है, कीटों के प्रति। फिर अगला है बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम। तो कई तरह से घुमाकर प्रश्न पूछा गया, इसलिए कई तरीके के प्रश्न मैंने रखे हुए हैं। बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया था। और इन्होंने दो प्रयोग भी किए थे, कौन से? एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। जबकि जो इसमें डार्विन, इन्होंने जैव विकास के क्रम में डार्विनवाद प्रस्तुत किया था, लैमार्कवाद ने जैव विकास के क्रम में लैमार्कवाद को प्रस्तुत किया था, और हुंगो ड्रीवीस ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। फिर अगला है सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी होता है, एक जीवाश्म के रूप में इस समय उपस्थित है। जो युगलिना है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी होता है। जो नियोफ्लाइना है, ये नियोफ्लाइना मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की कड़ी है। और लैटिमेरिया को अभी मैंने बताया था, एक मछली होती है, मत्स्य और उभयचर के बीच की कड़ी होती है। फिर अगला है सिरका किससे प्राप्त होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी से सिरका प्राप्त किया जाता है। फिर अगला है जीन उपस्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, इस पर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए गुणसूत्रों सही हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये वायु प्रदूषक गैस होती है। भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। और हरित क्रांति के अगर जनक की बात की जाएगी तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से? तो MS स्वामीनाथन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे ये। फिर अगला है बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। निषेचन ना हो, भ्रूण विकसित हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? असंग जनन कहा जाता है, असंग जनन। नेक्स्ट, बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो बिना निषेचन के फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है, अनिषेक फलन। और जो अनिषेक जनन है ये बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनता है, बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बन जाए तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है।